हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एमपीपीएससी मेन सॉल्व पेपर का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। ये पिछले 7 सालों के हल पेपर हैं मुख्य परीक्षा के और बहुत ही शानदार तरीके से ये तैयार किए गए हैं। अगर आप ये हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं सॉल्व पेपर के तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसकी 8 बुकलेट आपको मिलेंगी। अलग अलग पेपर वाइज अलग अलग बुकलेट बनाई गई हैं। ऐसा एक साथ पूरा नहीं लिखा गया है ताकि आपको पेपर जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। 2014 से ये 20 तक रहेंगे। 7 साल के पेपर है। जो लोग इनको परचेस नहीं कर पा रहे हैं वो मेरे वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। एक भाग मैं करवा चुकी हूँ, ये दूसरा भाग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मध्य प्रदेश पटवारी के पेपर हैं। अगर आप ये मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती के नोट्स लेना चाहते हैं 9 बुकलेट तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखो 2018 का हम कर रहे थे स्टार्टिंग और 2018 की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले के 3 नंबर जो थे वो हम कर चुके हैं और आज हम इसके जो 6 नंबर आए थे 2018 में वो पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, दीन-ए इलाही के स्वरूप और उसके महत्व का उल्लेख कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, दीन-ए इलाही का स्वरूप और उसके महत्व का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि दीन-ए इलाही की स्थापना कब हुई थी। दीन-ए इलाही की स्थापना हुई थी मार्च 1582 में। दीन-ए इलाही की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1582 में हुई थी। और दीन-ए इलाही का मतलब क्या होता है? दीन-ए इलाही का मतलब होता है ईश्वर का धर्म। ये किसी एक धर्म का संबंधित नहीं है, ये सभी धर्मों का मिश्रण है, इसलिए इसको नाम दिया ईश्वर का धर्म। इसका स्वरूप क्या था? सभी धर्मों की अच्छी बातों को सम्मिलित किया गया, अर्थात सभी धर्मों का इसमें सार है। अनुयायी कितने थे इसमें? 18 अनुयायी थे जो कि अलग अलग धर्मों के थे। देखो हमने इंट्रो में इसको किस तरह से लिखा है। स्थापना मार्च 1582। दीन-ए इलाही क्या है? ईश्वर का धर्म है। स्वरूप सभी धर्मों की अच्छी बातों को सम्मिलित किया, सभी धर्मों का सार। अनुयायी कितने हैं इसमें? 8 है। अब हम उसके, ये हमने इंट्रो डाल लिया है, अब हम इसके सिद्धांत लिखेंगे। इसकी दीन-ए इलाही के सिद्धांत क्या है? दीन-ए इलाही का सबसे पहला सिद्धांत है ईश्वर एक है। ईश्वर एक है। दीन-ए इलाही का अनुयायी बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अकबर से दीक्षा लेना अनिवार्य था। अगर कोई व्यक्ति उस समय दीन-ए इलाही की सदस्यता ग्रहण करना चाहता था तो उसको अकबर से दीक्षा लेना अनिवार्य था। अनुयायी जितने भी थे, जितने भी 18 अनुयायी थे, उनके लिए ये शर्त रखी गई कि वे आएंगे तो अकबर को सिजदा करेंगे। अनुयायी जो थे वो सूर्य और अग्नि की पूजा करेंगे। प्रत्येक अनुयायी अपने जन्मदिन पर भोज कराएगा। श्राद्ध को जीवित रहते कराना होता था। कोई व्यक्ति मरने के बाद किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद श्राद्ध होती है, उनके जो बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, वो श्राद्ध कराते हैं। लेकिन अकबर ने ये नियम बनाया था कि हर व्यक्ति को अपने जीवित रहते ही श्राद्ध कराना रहेगा। अनुयायी को दान व उदारता का पालन करना होता है। अनुयायी को इच्छा, अनुयायी अपने पहले ही बोल देता है कि हमको यहाँ दफनाना या हमको इस जगह पे जलाना, तो फिर उसको उसी के अकॉर्डिंग ही जलाया जाता था। निष्कर्षतः यह कोई धर्म नहीं था वरन उन अनेक धर्मों का मिश्रण था और अकबर की मृत्यु के साथ ही इस धर्म का पतन हो गया था। तो इस प्रकार से हमने अपना ये आंसर को पूरी की पूरी तरह से मेंशन किया और या हमने इसको पूरी तरह से कहेंगे फ्रेम किया। इंट्रो डाला, सिद्धांत डाला और लास्ट में निष्कर्ष डाला। फ्रेंड्स, मेंस के ये तो सॉल्व पेपर हो गए 7 साल के। इसके अलावा आप हमारे मेंस के पैकेज भी ले सकते हैं। मेंस का जो हमारा पैकेज है, आप रिव्यू है, यही कहीं जिस तरह से आप सॉल्व पेपर तैयार किया है ऐसे ही मेंस का नोट्स तैयार किया है। बस सॉल्व पेपर क्या होता है, जो पेपर में क्वेश्चन आए वह है, और मेंस के जो नोट्स हैं वो टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं। मेंस की नोट्स की 41 बुकलेट मिलती है और आपको ये सॉल्व पेपर की 8 बुकलेट मिलती हैं। जो भी आप लेना चाहें मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेंस की नोट्स के साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी मिलेगा जहां पर आपकी तैयारी कराई जाएगी। अगला है, फिरोज शाह तुगलक के जन कल्याणकारी कार्यों का वर्णन करो। अब फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपने सुना होगा कि उन्होंने बहुत सारे जन कल्याणकारी कार्य किए थे और उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। तो हम लिखेंगे फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का एक महानतम शासक था जिसने अनेक जन कल्याणकारी कार्य किए हैं, जो हैं इस प्रकार। सबसे पहले उसने क्या किया? उसने दासों की दशा सुधारने का प्रयास किया। सबसे पहला काम उसने क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक ने जो दास थे उनकी दशा सुधारने का प्रयत्न किया था। दूसरा, विद्यालयों, मठों, पाठशाला की उसने स्थापना की थी। विद्यालयों की स्थापना की, जगह जगह पर मठों की स्थापना की, पाठशाला की स्थापना की, दानशाला और औषधालय की स्थापना की। अस्पतालों, कब्रों, स्नानागारों, पुलों का निर्माण फिरोज तुगलक ने कराया। सिंचाई का समुचित प्रबंध कराया। नहरों का भी निर्माण कराया।
राजस्व विभाग के पदाधिकारियों का वेतन उसने बढ़ाया। किसका? राजस्व विभाग के पदाधिकारियों का वेतन उसने बढ़ाया। मोहम्मद तुगलक द्वारा लगाए गए तकावी ऋण को रद्द किया। मोहम्मद तुगलक ने, इसके पहले जो मोहम्मद बिन तुगलक, आपने नाम सुना होगा, और मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के लिए बहुत ज़्यादा सुधार किए थे। तो मोहम्मद तुगलक ने जो लगाए गए तकावी ऋण थे उसको उसने रद्द कर दिया था। इसके अलावा उसने व्यापार का पुनरुत्थान किया। निष्कर्ष था फिरोज शाह तुगलक द्वारा जन कल्याण के हर क्षेत्र में भूमिका अदा की गई। तो इस प्रकार से ये फिरोज शाह तुगलक की ये कोई 6 नंबर या 5 नंबर में हमको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना रहता है। जहाँ तक बात है, अगर आप इस प्रकार से फ्लो चार्ट या इस प्रकार से फ्लो चार्ट का यूज़ 5 नंबर या 6 नंबर में करते हैं तो आपका आंसर क्या होता है, बहुत जल्दी लिख जाता है। स्पेशली वो क्वेश्चन जो पूछते हैं कि ये इसके कार्य बताइए, या हमको वो नंबर्स में लिखवा विशेषताएं बताइए, तो उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो आंसर की हमें जो टाइम लिमिट होती है ना, उसको हम जल्दी पूरा कर पाते हैं, और ज़्यादा डिटेल में लिखने की बजाय हम पॉइंट में ज़्यादा अच्छे से लिख पाते हैं, वो पॉइंट में मार्क्स भी अच्छे से मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना ये आंसर को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। अब देखो, ये इस प्रकार का क्वेश्चन है कि इसको हम पॉइंट में नहीं लिख सकते हैं। तो उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति बताना है हमें, और 6वीं शताब्दी में, मतलब उस समय प्रशासन जो था वो क्या गड़बड़ा गया था, क्या स्थिति रही होगी प्रशासन की 6वीं शताब्दी में, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में, जब ये 16 जनपद होती थी, तो उस समय क्या स्थिति थी उत्तर भारत की, वो हमको लिखना है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, जुड़ जाइएगा। अगर आपका नंबर अभी तक मेरे पास व्हाट्सअप का सेव नहीं है तो आप आपका नाम लिख के मेरे पास व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगी। इसके अलावा हम जल्दी ही पटवारी की तैयारी करने वाले हैं, महिला सुपरवाइज़र की वैकेंसी आनी, उसकी तैयारी करने वाले हैं, वो जल्दी ही आपको वीडियो में मिल जाएगी, तो चैनल पर बने रहिएगा। 6वीं शताब्दी के पूर्व में भारत में किसी भी एक छत्र राज्य नहीं था। मतलब 6वीं शताब्दी की ईसा पूर्व की बात की जाए अगर हम प्रशासनिक स्थिति की, तो जैसे कि हर हर युग में या हर काल में एक अलग अलग साम्राज्य था। जैसे कि दिल्ली सल्तनत थी तो दिल्ली सल्तनत का समय था, आपने पढ़ा होगा। गुप्त काल था तो गुप्त काल का ही शासन रहा था, वहाँ और सब उतने प्रभावी नहीं थे। मौर्य साम्राज्य था तो मौर्य ही प्रभावी थे और नहीं। लेकिन जब भी हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें तो वहाँ पे किसी एक छत्र का शासन नहीं था, कोई एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था, बल्कि अलग अलग छोटे छोटे राज्य सभी जो हैं वो अपने आप में प्रभावी थे। भारत जो था वो अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था, जिसमें से कुछ राजतंत्र व अन्य गणतंत्र थे। इस समय भारत की राजनीतिक स्थिति तत्कालीन यूनान के समान थी। उस समय की जो स्थिति थी भारत की, उस समय के ही यूनान में जैसी स्थिति बनी थी वैसी थी। BC लॉ के अनुसार आरंभ में इनमें से अधिकांश में राजा ही शासन करते थे। पहले क्या होता था, राजा शासन करते थे। यूनान के समान भारत में भी राजतंत्र के स्थान पर फिर बाद में गणतंत्र आ गया। गणतंत्र राज्यों की स्थापना का मूल कारण क्या था कि राज्यों की अत्याचार अयोग्यता रहा होगा। ऐसा माना जाता है कि गणतंत्र मतलब होता है जनता का शासन, जैसा कि अभी हमारा भारत में है, और अभी मोस्टली देशों में वही है, गणतंत्र है। तो वहाँ राजा लोग क्या होता है, अत्याचार करते होंगे, जनता जो है उससे अत्याचार से प्रभावित हुई होगी, और उन्होंने वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना की थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते रहते प्रत्येक जनपद का, जितनी भी 16 जनपद थी, उनका विस्तार हो चुका था। सीमा विस्तार की भावना और पारंपरिक युद्धों से जनपद अपेक्षाकृत विस्तृत हो गए थे, तो महाजनपद कहलाने लगे थे। जनपद जो है विस्तृत होकर क्या कहलाने लगे, महाजनपद कहलाने लगे। अंगुत्तर निकाय में महात्मा बुद्ध के आविर्भाव से पूर्व के महाजनपदों का उल्लेख है, जिनकी संख्या कितनी थी, 16 थी। तो कौन कौन से थे वो, वत्स, चेदी, मल्ल, मत्स्य, वज्जी, कुरु, सुरसेन, मगध, पांचाल, काशी, कुरु, कन्नौज, अंग, कौशल, गांधार, अवंती, अशक। तो ये 16 महाजनपद थे, और इनमें से कुछ जो थे बहुत ज़्यादा प्रभावी थे और बहुत विस्तृत थे, और कुछ जो थे वो कम विस्तृत थे। जिसमें मगध जो है, मगध हुआ, वत्स हुआ, ये बहुत ज़्यादा विस्तृत थे। अवंती जो हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन में है, ये बहुत ज़्यादा विस्तृत थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बौद्ध धर्म के उदय की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। तो भारत में बौद्ध धर्म के उदय की भारत में बौद्ध धर्म के उदय की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि तैयार की थी। बौद्ध धर्म पहले एक धर्म नहीं था, लोगों द्वारा उसको एक जो
हमारे धर्म की कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, उन्हीं को लेके ही ये धर्म बना था, जिसमें सभी कुछ जितनी भी रूढ़िवादी प्रथाएं थीं, परंपरागत प्रथाएं थीं, उनको इसमें से दूर किया गया था। तो बौद्ध धर्म का प्रसार न केवल भारत में वरन विश्व के अन्य देशों में हुआ था। मतलब ये एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म बन गया था जो हमारे भारत से निकला। महात्मा बुद्ध के जीवन काल में लिच्छवी, मल्ल तथा शाक्य गणराज्यों के प्रजा ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अशोक और कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म जो होता है वो उदय हम देख रहे हैं। क्या हुआ था कि वो सामाजिक आर्थिक तरीके से विस्तृत हो गया था, तो वो राजाओं ने जब उसको अपनाया तो राजा ने उसको फैला लिया। अशोक और कनिष्क के काल में तो राज धर्म ही बौद्ध धर्म था। 9वीं व 10वीं शताब्दी तक अनेक बौद्ध प्रतिमाएं महोबा, एलोरा, नासिक, बाग, अजंता तथा दक्षिण के अन्य प्रदेशों से प्राप्त हुई हैं। मुस्लिम युग में बौद्ध धर्म भारत से विलुप्त हो गया था। अशोक के काल में यह भारत के बाहर प्रचलित हुआ। कनिष्क के काल में यह मध्य एशिया में बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ था। मध्य एशिया से बौद्ध धर्म चीन पहुंचा, वहां से जापान पहुंचा, वहां से कोरिया पहुंचा और थाईलैंड में भी प्रचलित हुआ। इस प्रकार बौद्ध धर्म का पूरे विश्व में प्रसार हुआ और बौद्ध धर्म जो है सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पूरी जगह पर फैल गया। तो इस प्रकार हम अपने आंसर को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सन 1688 ईस्वी की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति के कारणों को उजागर कीजिए। तो इंग्लैंड के इतिहास में 1688 विशेष रूप से राजनीतिक तथा वैधानिक महत्व का वर्ष था। यह क्रांति बिना रक्त के कारण हुई थी, इसलिए इसको रक्तहीन क्रांति भी बोला जाता है। ये अगर 2019 का मीन सभी लोगों का होता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें विश्व इतिहास था, अभी विश्व इतिहास को हटा दिया गया है। पहला कारण क्या था? जेम्स में राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव। राजा में एक दूरदर्शिता होना चाहिए, उसको प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर को भी देखना चाहिए, लेकिन जो जेम्स द्वितीय था उसमें राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव था। मनपत के विद्रोह का दमन। मनपत में जो क्षेत्र का नाम है, वहाँ जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह का दमन किया गया। मनपत के सहयोग करने वालों को दंड, मनपत में जिसने सहयोग दिया था राजा ने उसको दंड दिया। धार्मिक स्वतंत्रता की द्वितीय घोषणा। सत पादरियों पर अभियोग चलाना। राजकुमार का जन्म विरोध। राजकुमार का जो जन्म हुआ तो फिर वहाँ के क्षेत्रवासियों को लगा कि अब दूसरा तानाशाह आ गया, तो उसके कारण भी ये विद्रोह का कारण था। टेस्ट नियम को समाप्त करके कैथोलिकों को उच्च पद पर नियम। पहले जो होता था कैथोलिक नियुक्त होते थे तो टेस्ट के द्वारा होते थे, वो टेस्ट प्रथा को ही समाप्त कर दिया और कैथोलिकों को उच्च पद पर नियुक्त कर। निष्कर्षतः यह सभी कारण रक्तहीन क्रांति के सूत्रधार बने थे। तो इस प्रकार हमने अपना आंसर लिख सकते हैं। तो फिर कुछ 6 नंबर के क्वेश्चन हमने आज पढ़ लिए, कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करके बताइएगा। और जो मेंस की क्लासेस हमारी चल रही हैं उसमें 37 क्लास टोटल हो चुकी हैं, वो भी देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।